नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं नवीन स्टूडियो में, और आज इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ और कमेंट्रेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद नवीन, आपको भी नमस्कार और सुनने वालों को भी। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। क्या कुछ रहेगा आज के स्पोर्ट्स समाचारों में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अहमदाबाद में 89वीं वार्षिक बैठक कल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में। फुटबॉल में लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करते हुए फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ा। और कोरोना महामारी के कारण टेबल टेनिस विश्व टीम चैंपियनशिप रद्द। कुलविंदर जी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कल अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में वार्षिक बैठक होगी, और जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। और जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जिसमें आईपीएल की 2 नई फ्रेंचाइजीज को शामिल करने का फैसला किया गया है, और इसके अलावा आईसीसी में भारत के नए प्रतिनिधि और 3 नए सिलेक्टर्स के चयन पर भी फैसला हो सकता है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है जो कल होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल जो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर टूर्नामेंट है, और इस बार 2020 में भी उसने काफी अच्छी कमाई की, तो उसमें और 2 टीमें भी इंटरेस्टेड हैं। तो जो स्थितियां चल रही थी उनमें तो टीमें हटनी चाहिए थी, लेकिन क्रिकेट में टीमें बढ़ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। और 2020 में जब यूएई में हुआ आईपीएल, तो बहुत उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खिलाड़ियों और जो सिलेक्टर्स को और प्रतिनिधि को जो चुनना है, बहुत अच्छी बात है, और ये मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसका फैसला कर लिया जाएगा कल की मीटिंग में। हालांकि दोनों टीमें 2022 से ही आईपीएल में खेलने का उनको मौका मिलेगा, और आईपीएल के पिछले संस्करण की तरह 2021 में भी सिर्फ 8 टीमों के बीच ही मुकाबले खेले जाएंगे। अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा, और इसे कहते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट, और जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे अजिंक्य रहाणे। और टीम में कई बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। हालांकि एडिलेड में गुलाबी गेंद से खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का यह दूसरा मैच होगा। दोनों ही टीमों में कई बदलाव किए जा सकते हैं। खबर में हम आगे बढ़े, इससे पहले प्रियंका की रिपोर्ट सुनते हैं। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले डे नाइट टेस्ट मैच की निराशा के बाद भारतीय क्रिकेट टीम प्रबंधन को अब 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेकर टीम की अंतिम एकादश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आईपीएल में राहुल के प्रदर्शन के कारण उन्हें टेस्ट टीम में चुना गया था। इसके अलावा टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी पहले टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए थे। पहले टेस्ट में मिली हार को भुलाकर भारतीय क्रिकेट टीम ने कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ शनिवार से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान शुभमन गिल भी अभ्यास करते नजर आए। उन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ अभ्यास किया, जिससे संकेत मिला है कि दोनों दूसरे टेस्ट में पारी का आगाज कर सकते हैं। पहले टेस्ट से बाहर रहे हरफनमौला रविंद्र जडेजा ने भी अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान ऋषभ पंत रिद्धिमान साहा से पहले बल्लेबाजी करते नजर आए। अभ्यास मैच में 73 गेंदों में 103 रन बनाने वाले पंत को दूसरे टेस्ट में साहा की जगह उतारा जा सकता है। मोहम्मद शमी कलाई के फ्रैक्चर के कारण बाकी मैच नहीं खेल सकेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 5 फरवरी से चेन्नई में होगा। मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी ने शार्दुल ठाकुर के साथ रहाणे की गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में घायल हुए मोहम्मद शमी इस सीरीज से तो बाहर हो ही चुके हैं। वे इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज का पहला टेस्ट भी नहीं खेल सकेंगे। कोहली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के बाद पैटर्निटी लीव पर देश लौट आए हैं। वहीं कुलविंदर साहब, देखिए, अब बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि जो भारतीय कप्तान है वो भी वापस आ चुके हैं। अजिंक्य रहाणे के पास कप्तानी का मौका, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, अजिंक्य रहाणे में ये क्षमता है, उन्होंने पहले भी कप्तानी करी। आपको याद होगा 2017 का धर्मशाला टेस्ट मैच, वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था उनकी कप्तानी में भारत ने, और वो सीरीज भारत 2-1 से जीता था। तो कप्तान वो थोड़े से शांत स्वभाव के हैं, एग्रेसिव नहीं है जैसे कि विराट कोहली, लेकिन एक टीम का इफर्ट होना चाहिए। अकेले कप्तान से कुछ नहीं होता है। अगर एग्रेशन से काम चलता तो विराट कोहली ये शायद ये टेस्ट मैच भी जितवा लेते, और इस पोजीशन में भारत था। और लेकिन ये कि अजिंक्य रहाणे, मैं समझता हूं कि बल्ले से बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। 2013, 14, 15 3-3 शतक बनाए, लगातार वो शतक बनाते आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब टीम का जो चुनाव है उसमें बहुत परिवर्तन होने चाहिए। शायद पहले टेस्ट मैच
मैच में भी होना चाहिए था। जिन लोगों ने शतक बनाए प्रैक्टिस मैच में उनको बाहर बिठाया गया। मुझे समझ में नहीं आया पहले टेस्ट मैच में लोकेश राहुल को क्यों नहीं खिलाया गया। पृथ्वी शॉ को थोड़ा सा रेस्ट देना जरूरी है जी। और रिपोर्ट में कहा गया कि शायद शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोकेश राहुल मयंक के साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि लोकेश राहुल के पास अनुभव है। हालांकि पिछली बार वो चुने जरूर गए थे, लेकिन वो हार्दिक पांड्या और वो एक टीवी शो में जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसकी वजह से बैन हो गए थे। लेकिन ये है कि लोकेश राहुल अगर ओपनिंग करते हैं मयंक अग्रवाल के साथ और नंबर 3 पर उसके बाद आप चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर कोहली की जगह शुभमन गिल को उतारा जा सकता है। और एक और जो 2 चेंजेस मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि हनुमा विहारी की जगह इनको लेना चाहिए, जडेजा को, क्योंकि आपको याद होगा इसी एडिलेड टेस्ट में जो भारत 36 रन से लो स्कोर पे बॉलर की कमी थी। हाँ, बॉलर की भी कमी थी। इसके अलावा सारे राइट हैंडेड बैट्समैन थे। 2015 के बाद ये पहली बार हुआ। 2015 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ भारत के सभी 11 के 11 बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन थे। तो टीम में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इस वजह से ऋषभ पंत भी रिद्धिमान साहा की जगह आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में शतक बनाया। और कुछ दिलेर खिलाड़ी चाहिए, नहीं कि सब अनुभव है। कितना अनुभव, 5-7 पृथ्वी शॉ के 5 टेस्ट मैच हुए, लेकिन क्या किया। तो युवा लड़कों को अगर मौका मिलेगा, जैसे शुभमन गिल को मौका मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि वो खुले दिल से खेलेंगे, कोई उनके ऊपर भय नहीं होगा। और ऐसे ऋषभ पंत भी है, जब अपनी आई पे आते हैं। सिडनी टेस्ट मैच पिछली बार भारत डिफेंडिंग चैंपियन था, 2-1 से सीरीज जीती। पहली पारी में 159 रन बनाए थे, अविजेत रहे थे। दूसरी में तो बारिश हो गई, टेस्ट मैच से ड्रॉ हो गया, इसलिए भारत सीरीज भी जीत गया, मौका नहीं मिला। लेकिन ऋषभ पंत अब फॉर्म में है जी, जडेजा फॉर्म में है, और मोहम्मद शमी की जगह सिराज और नवदीप सैनी को, क्योंकि नवदीप सैनी तेज गति के गेंदबाज हैं और वो मध्यम तेज गति के। मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज को थोड़ा मौका मिलना चाहिए। दोनों ने अभी डेब्यू करना है, किसी ने भी डेब्यू नहीं किया अभी तक टेस्ट मैचेस में। अगर बात करें सिराज की, 1 ओडीआई खेला है, नवदीप ने 7 खेले हैं। T20 की बात करें, सिराज ने 3 खेले हैं, 9 खेले नवदीप में। आईपीएल में ठीक है, फ्रेंचाइजी के लिए खेलते, अनुभव है। तो मैं समझता हूं कि मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। और अगर गेंदबाज की बात करें, हनुमा विहारी की जगह रविंद्र जडेजा को लिया जाता है, तो वो अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं और अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पूरी तरह से फिट हों। कुलविंदर जी, आपने पिछले टेस्ट मैच में कमेंट्री भी की थी, मैं सुन रहा था। हालांकि हमारे बहुत से जो श्रोता है वो मैच नहीं देख पाए होंगे या नहीं देख सकते होंगे किसी वजह से। आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा और कमेंट्री भी करी, तो आपको क्या लगा कि भारतीय टीम के अंदर अब जो एकादश उतरेगी, जो भारतीय 11 लोग खेलेंगे, उनमें बैटिंग पे ज्यादा जोर रहेगा कि या बॉलिंग पे ज्यादा जोर रहेगा? देखिए, ऐसा है, मानसिकता पे जोर रहेगा, ना बैटिंग ना बॉलिंग। इतनी बुरी टीम नहीं जितनी बुरी तरीके से वो 36 पर 9 हुए। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। 1974 में बना था, जब 42 रन बनाए थे लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें गावस्कर साहब भी खेले थे। तो मैं समझता हूं कि एक मानसिकता का थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, एक फियर फैक्टर जो था। और सबसे बड़ी बात, हम श्रेय नहीं ले सकते पैट कमिंस और जोश हेजलवुड से, क्या शानदार गेंदबाजी करी। अगर हमारे बल्लेबाज अगर बिना उसकी लाइन में, क्यों शॉर्ट पिच गेंदें डाल रहे थे, अंदर की तरफ आ रही थी, अगर आप गेंद की लाइन में नहीं आएंगे, खड़े खड़े खेलेंगे या फ्रंट फुट पर आके खेलने की कोशिश करेंगे, तो स्निक निकलेगा। फ्रंट फुट पे आने का है कि आप अच्छी तरीके से नहीं, पिछले कदमों पे जाएं तो थोड़ा सा 2-3 सेकंड आपको मिलते हैं कि आप गेंद को देख सके। तो आपको गेंद की लाइन में आना होगा, गेंद को छोड़ना होगा जो छोड़ने लायक है। जल्दबाजी क्या, ये टेस्ट मैच है, मानसिकता को थोड़ा ठीक करना होगा। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन वो टेलेंडर्स को आउट नहीं कर पाए और वो जो 80-82 जो रन बने थे, वही भारत के लिए खतरनाक साबित हुए। देखो, खतरनाक साबित हुए, इतना कोई खतरनाक नहीं था, भारत फिर भी 53 रन की लीड पे था जी। लेकिन खतरनाक तो साबित वही गेंदबाज बाद में गेंदबाजी में हुए, बल्लेबाजी में तो हुए। तो टेलेंडर को जब आजमाया गया तो टेलेंडर कुछ नहीं कर सके भारत के। तो ये भी होना चाहिए, ऑलराउंडर प्रतिभा, ऑलराउंडर प्रदर्शन होना चाहिए। और खिलाड़ियों में प्रतिभा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस प्रतिभा को प्रदर्शन में बदलना होगा अगर आप जीतना चाहते हैं। तो बहुत छोटे से में अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं आपके हिसाब से? मयंक अग्रवाल और लोकेश राहुल ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे आएंगे चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पे शुभमन गिल, नंबर 5 पे आ जाएंगे आपके अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे आने चाहिए रविंद्र जडेजा, उसके बाद फिर टेलेंडर आ जाते हैं, ऋषभ पंत आएंगे, उसके बाद गेंदबाज। यानी 6 बैट्समैन तक हमारे पास कंप्लीट बल्लेबाजी है और वहीं से बॉलिंग भी शुरू हो जाएगी। बॉलिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सभी खिलाड़ी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अश्विन की बात करें, अश्विन ने 4 शतक बनाए टेस्ट मैचों में, चारों वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी के सामने। तो मैं समझता हूं कि प्रतिभा की कमी नहीं है, थोड़ी मानसिकता को बदलना होगा। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है,
और थोड़ा सा सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि बॉक्सिंग डे क्या होता है। बॉक्सिंग डे है कि क्रिसमस से अगले दिन ये टेस्ट मैच शुरू होता है हर साल और मेलबर्न में होता है। और क्रिसमस के दिन एक बॉक्स लगाया जाता है जिसमें लोग चैरिटी डालते हैं, पैसे डालें, खिलौने डालें, चीजें डालें उन लोगों के लिए जो नीडी हैं, खासतौर पर जो स्टेडियम के ग्राउंड्समैन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उन लोगों को ये चैरिटी देने के लिए ये बॉक्स लगाया जाता है। और उस दिन 26 तारीख को वो बॉक्स खोल के उनको कुछ कैश, कुछ खिलौने, कुछ कपड़े दिए जाते हैं, इसलिए इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। मुझे शुरू में लगा शायद मुक्केबाजी भी करवाते होंगे बॉक्सिंग डे में। तो हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी दी कुलविंदर जी ने कि क्यों इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है, और ये हमेशा से मेलबर्न में भी होता आया है। 26 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होगा। देखना होगा कि भारत की टीम किस करवट पर बैठती है। – 2020 खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और कोरोना की वजह से सभी खेलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप भी 2022 तक टाल दिया गया। हालांकि क्रिकेट ने वापसी की है और कोरोना काल में IPL का आयोजन हुआ, लेकिन खिलाड़ियों को दर्शकों की कमी खिली। सुनते हैं इस साल क्रिकेट में हुई गतिविधियों पर मुकेश से एक विस्तृत रिपोर्ट। कोरोना काल में ज्यादातर मैच बिना दर्शकों के खेले गए। खिलाड़ियों को बायो बबल में रहना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे दर्शकों की वापसी हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 श्रृंखला में पहली बार 100% दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत मिली। इसके अलावा 2020 में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना जैसे कुछ बड़े खिलाड़ियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। 2020 की शुरुआत भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार इरफान पठान के संन्यास के साथ हुई। उन्होंने 4 जनवरी को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसके बाद विश्व के बेस्ट मैच फिनिशर धोनी ने इस साल अपने 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर पूर्ण विराम लगा दिया। धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। धोनी के नेतृत्व में ही भारत ने 2007 में 2020 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। वहीं टीम इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। वे ICC के सभी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उनके साथ ही भारतीय लोअर मिडिल ऑर्डर की जान रहे सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वहीं सबसे कम उम्र में बतौर विकेटकीपर टेस्ट में डेब्यू करने वाले पार्थिव पटेल ने भी क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जुलाई में क्रिकेट की वापसी हुई और इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच श्रृंखला खेली गई। हालांकि कोरोना ने ऑस्ट्रेलिया में सितंबर में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप को जरूर छीन लिया। ICC ने इस टूर्नामेंट को स्थगित कर 2022 में कराने की घोषणा की। BCCI ने भारतीय दर्शकों को खुशी का मौका देते हुए सितंबर में संयुक्त अरब अमारात में IPL कराने की घोषणा की। हालांकि ये टूर्नामेंट भी बिना दर्शकों के खेला गया। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का 13 सत्र में पहली बार लीग राउंड से ही बाहर होना और प्ले ऑफ में न पहुंचना। बायो बबल की वजह से भी टीमों और खिलाड़ियों को दिक्कत हुई, लेकिन कुल मिलाकर टूर्नामेंट सफल रहा। पॉइंट परसेंटेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 83.5% के साथ पहले, भारत 70.5% के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 62.5% के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। 2020 जाते जाते टीम इंडिया ने भी एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने विदेश में अपने पहले और कुल दूसरे पिंक बॉल टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। एडिलेड में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया दूसरी पारी में 36 रन पर सिमट गई। ये भारत के टेस्ट इतिहास का एक पारी में सबसे कम स्कोर रहा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर जी, बहुत ही मिला जुला साल रहा ये, खासकर क्रिकेट की बात करें। हालांकि हमने पूरी कोशिश करी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, कि क्रिकेट कहीं रुके नहीं और खिलाड़ियों ने भी लगभग पूरा साथ दिया। ये मार्गदर्शन दिया है इंग्लैंड ने। बिल्कुल, कोरोना के बाद 1 अगस्त और सितंबर में जो उन्होंने पहले वेस्ट इंडीज को, पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया, बुलाया, बताया कि किस तरह से बायो बबल करके आप कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो वहां से फिर हौसला खुलता गया और भारतीय टीम भी अभी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेल रहे। IPL को अगर छोड़ दें तो मैं समझता हूं मिला जुला वर्ष रहा, लेकिन वापस पूरी दुनिया के साथ है। कई टूर्नामेंट तो अभी शुरू नहीं हुए, हॉकी मान लीजिए आप या TT मान लीजिए। तो मैं समझता हूं कि मिला जुला वर्ष रहा। और देखो, अभी बात कर रहे थे कि न्यूनतम स्कोर 36 रन बनाया। ये 19 दिसंबर की बात है। 2016 को भारत ने अपना उच्चतम स्कोर भी इसी दिन बनाया था, 759, 7 विकेट के नुकसान पर चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये रिकॉर्ड बनते ही इसीलिए। आपको याद होगा जब पहला विश्व कप हुआ था 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ, भारत पहला मैच खेला था। 60 ओवर के तब मैच होते थे। गावस्कर साहब ने पारी शुरू की थी, 36 रन नॉट आउट रहे थे 60 ओवर खेल के। तो रिकॉर्ड
आज भी लोगों को याद है, ये भी याद रहेगा, और कोई और टीम भी आएगी जो 36 से और नीचे आएगी। हालांकि क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस वर्ष रिटायरमेंट की भी घोषणा की। धोनी रिटायर हो गए हैं, हमारे साथ रैना रिटायर हो गए हैं, और कुछ नए युवा खिलाड़ी भी रिटायरमेंट की उन्होंने घोषणा की। पार्थिव पटेल युवा तो नहीं कह सकते, लेकिन तारीफ करेंगे पार्थिव पटेल ने कि बहुत अच्छे से खेले। उनके एक हाथ में एक उंगली कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विकेट कीपिंग कितनी शानदार करी। किसी को पता नहीं था कि उनके एक हाथ की एक उंगली कम है। तो मैं समझता हूं कि धोनी का जो योगदान है, रैना का जो योगदान है, और पार्थिव पटेल का जो योगदान है, बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा, कभी भुलाया नहीं जाएगा। क्रिकेट के बाद अब रुख करते हैं हम फुटबॉल के मैदान का। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में कल ओडिशा फुटबॉल क्लब और नॉर्थ ईस्ट के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी के साथ ड्रॉ हो गया। और टूर्नामेंट में इस समय जो मैच हो रहा है वो हो रहा है जमशेदपुर का मुकाबला गोवा से। अंक तालिका पर नजर डालें तो जमशेदपुर 7 मैचों में 2 जीत 4 ड्रॉ और 1 हार के साथ 10 अंक लेकर 5वें स्थान पर है, जबकि गोवा 7 मैचों में 2 जीत 3 हार और 3 ड्रॉ के साथ 8 अंक लेकर 7वें स्थान पर काबिज है। वहीं मुंबई पहले और एटी के मोहन बगान 16-16 अंकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर है। कुलविंदर जी, देखिए ये आज जमशेदपुर जो गोवा से खेल रहे हैं तिलक मैदान पर, ये उनका होम ग्राउंड है। अब ये उठेगा सवाल कि होम ग्राउंड कैसे है, क्योंकि पहले जब आईएसएल होता तो 8 शहरों में होता था आपका एक होम ग्राउंड एक अवे ग्राउंड। क्योंकि अब की सिर्फ गोवा के 3 मैदानों पर हो रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो फतौरदा में है वो एटेक की मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी और गोवा का होम ग्राउंड है। और जीएमसी जो है वो चेन्नई एफसी, केरला ब्लास्टर, मुंबई सिटी और ओडिशा का होम ग्राउंड है। और तिलक मैदान ईस्ट बंगाल, हैदराबाद, जमशेदपुर और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का होम ग्राउंड है। तो आज जमशेदपुर अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है। हालांकि बात की जाए तो वो 7वें और 5वें जमशेदपुर ऊपर है, लेकिन दोनों के जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं उन्होंने 6-6 गोल किए हैं। स्पेन के जो इगोर इगुलू जो गोवा की तरफ से खेलते हैं 36 साल के खिलाड़ी फॉरवर्ड हैं, उन्होंने 6 गोल किए और 6 ही वलेस्कस ने किए जो कि लिथुआनिया के रहने वाले हैं, लेकिन फॉरवर्ड खिलाड़ी। मैं समझता हूं कि बराबर टक्कर, लेकिन होम ग्राउंड का फायदा शायद जमशेदपुर को मिल जाए। फुटबॉल की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करते हुए फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ दिया है। कल खेले गए मैच में मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644वां गोल किया और इस तरह वो किसी एक क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बने। मेसी ने बार्सिलोना के लिए कुल 749 मैच में 644 गोल किए। सुनते हैं सिद्धार्थ की एक विस्तृत रिपोर्ट। पेले ने ब्राजीलियन क्लब सांतोस के लिए 656 मैच खेले और 643 गोल किए थे। मेसी ने ये रिकॉर्ड बार्सिलोना वर्सेस रियल वेलाडोलिड मैच में बनाया। पेले ने 643 गोल करने में 19 सीजन लिए। वो 1956 से 1974 के बीच सांतोस के लिए खेले। मेसी ने 2004 में बार्सिलोना से करार किया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मेसी का ये बार्सिलोना के लिए आखिरी सीजन है, क्योंकि वे कुछ दूसरे क्लब्स के संपर्क में हैं। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 18 साल की उम्र में 16 अक्टूबर 2004 को डेब्यू किया था। तब से अब तक उन्होंने टीम को 10 ला लीगा और 4 यूएफए चैंपियंस लीग समेत 34 खिताब जिताए हैं। मेसी ने 2017 में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया था, जो जून 2021 में खत्म होगा। मेसी 30 जून को ही 700 से ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के 7वें खिलाड़ी बने हैं। इसमें अपने देश अर्जेंटीना के लिए किए गए 70 गोल भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 805 गोल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के जोसेफ बेकन के नाम है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर जी, मेसी के खेल पर टिप्पणी। देखिए, बहुत बढ़िया खिलाड़ी और मैं समझता हूं कि गोल तो उन्होंने पिछले 2 दशक से 2 ही खिलाड़ी, रोनाल्डो और मेसी, जिनका आपस में टकराव है। और मेसी का इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि वो अर्जेंटीना की तरफ से 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी खेले थे, जहां स्वर्ण पदक जीता था। तो मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन फॉरवर्ड खिलाड़ी और हमेशा याद किए जाएंगे इनके आंकड़े। और अब बात टेबल टेनिस की। कोरोना महामारी के कारण टेबल टेनिस विश्व टीम चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है, जो 5वीं दक्षिण कोरिया के बुसान में होनी थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने एक बयान में उम्मीद जताई कि इसका आयोजन फरवरी 2021 में हो सकेगा। वहीं विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने 2021 के पहली छमाही के लिए 17 टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है, जो कि टोक्यो ओलंपिक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी होगा और इसका आयोजन 16 से 11 मई तक किया जाएगा। खेलों की दुनिया की खबरों में बस इतना ही, और आज इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे खेल विशेषज्ञ और कमेंट्रेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। खेलों की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अहमदाबाद में 89वीं वार्षिक बैठक कल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में। लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करते हुए फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी पेले को पीछे छोड़ा। और कोरोना महामारी के कारण टेबल टेनिस विश्व टीम चैंपियनशिप रद्द। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपने होस्ट नवीन को। नमस्कार।